नमस्कार। आज हम एक बेहद खूबसूरत, जादुई और सच कहूं तो थोड़ी भावुक कर देने वाली कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। ये कहानी शुरू होती है एक बचपन के सपने से। ये सेंटिला का सपना है, अपनी माँ और नानी की तरह मिट्टी को आकार देने वाली एक बेहतरीन कुम्हारिन बनने का सपना। बिल्कुल किसी जादुई दुनिया की तरह, है ना? जरा आंखें बंद करके सोचिए। टप टप, लकड़ी के उस पलटे की वो लयबद्ध आवाज, एक बेढंगे से मिट्टी के ढेले को चाक पर घूमते हुए देखना और पलक झपकते ही उसे एक सुंदर से बर्तन में बदलते हुए देखना। मतलब ये किसी जादू से कम थोड़ी है। बस यही वो जादू था जिसने छोटी सी सेंटिला को पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर दिया था। लेकिन कहानी में एक पेंच है। उसका ये आकर्षण एक बहुत बड़ा रहस्य था, जिसे उसकी माँ की नजरों से एकदम छिपा कर रखा गया था। सेंटिला अक्सर घंटों तक चुपचाप बैठकर गांव के अनुभवी कुम्हारों को काम करते हुए देखती रहती। क्यों? क्योंकि उसकी माँ एरेनिला बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी इस रास्ते पर चले। वो चाहती थी कि सेंटिला कुम्हारी नहीं बल्कि बुनाई का काम सीखे। चलिए अब थोड़ा इसकी गहराई में चलते हैं। आखिर माँ ऐसा क्यों चाहती थी? अगर हम असलियत देखें तो माँ का नजरिया एकदम प्रैक्टिकल था। एक तरफ है कुम्हारी का काम, 16 किलोमीटर का सफर, भारी भरकम मिट्टी उठाना और बदले में पैसे ना के बराबर। और दूसरी तरफ बुनाई, जो आराम से घर के अंदर होती है, काम तेज है, परिवार को कपड़े मिलते हैं और कमाई भी कहीं ज्यादा है। तो माँ अपनी जगह बिल्कुल सही थी। और ये काम सिर्फ मिट्टी से खेलना नहीं है, ये पसीना और हार तोड़ मेहनत है। जरा सोचिए, 16 किलोमीटर पैदल चलकर नदी तक जाना, एकदम खड़ी चट्टानों से नीचे उतरना, भारी गीली मिट्टी को अपनी पीठ पर लाद कर वापस ऊपर चढ़ना और फिर उससे बांस के सिलेंडरों में कूट कूट कर नरम करना। उफ, सिर्फ ये सुनकर ही भयंकर शारीरिक थकान होने लगती है ना? और बात यहीं खत्म नहीं होती। अब आता है इस पूरी प्रक्रिया का सबसे खतरनाक हिस्सा, निर्मम भट्टी। बर्तनों को धूप में सुखाना, भूसे और सूखी बांस से आग तैयार करना और उन नाजुक धधकते अंगारों की दिन रात रखवाली करना। भट्टी के पास अगर एक छोटी सी, मतलब सच में एक जरा सी चूक भी हो जाए ना, तो महीनों की मेहनत पल भर में राख। अब यहाँ पर एक बहुत अहम बात आती है। ये सिर्फ एक परिवार का निजी मामला नहीं था। गांव की पंचायत बीच में आ गई। उन्होंने सेंटिला के पिता मेसोबा को बुलाया और एकदम साफ शब्दों में, बहुत ही गंभीरता से एक बड़ी बात कही। परंपरागत कला किसी एक की नहीं होती, उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाना हर कारीगर का कर्तव्य है। मतलब अब पूरे समुदाय की उम्मीदों का पहाड़ इस परिवार के कंधों पर था। और इसके बाद शुरू हुआ नदी के किनारे निराशा का एक पूरा साल। सेंटिला ने मिट्टी खोदना सीख लिया, उसे कूटना भी आ गया, लेकिन जब भी उस मिट्टी को आकार देने की बारी आती, वो हर बार फेल हो जाती। और पता है, सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाली बात क्या थी? हर बार उसकी माँ एरेनला बिना एक शब्द कहे चुपचाप उस बिगड़े हुए ढेले को उठाती और उसे एक सुंदर बर्तन में बदल देती। ये खामोशी सेंटिला को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। खैर, अब कहानी थोड़ा एक अलग और शांत मोड़ लेती है। लड़कियों का छात्रावास। ये जगह सेंटिला के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह बन गई थी। एक शाम जब बाकी सारी लड़कियां संगीत के किसी कार्यक्रम में गई हुई थीं, तो सेंटिला ने बिल्कुल अकेले में, एकदम चुपचाप अपनी मिट्टी और औजार निकाल लिए। ये उसका अपना सीक्रेट अभ्यास था। लेकिन सच कहूं तो वो अंदर से बुरी तरह डरी हुई थी, घबराई हुई थी और लगभग हार मानने ही वाली थी। तभी अंधेरे से एक उम्मीद की किरण नजर आई। ओनुला, गांव की एक बहुत ही दयालु विधवा महिला। उसने सेंटिला को ऐसे संघर्ष करते हुए देखा और बहुत ही प्यार से तसल्ली देते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक अच्छा बर्तन बनाना सिखाऊंगी। और ओनुला के इतना कहते ही ना, सेंटिला के अंदर जैसे गजब का आत्मविश्वास आ गया। और चमत्कार देखिए, उसने एक सुंदर बर्तन बना भी लिया। लेकिन रुकिए, बर्तन तो बन गया, मगर उसके मुंह का आकार अभी भी एकदम सही नहीं था। ओनुला ने समझाया कि देखो, इस आखिरी और सबसे मुश्किल हिस्से के लिए तुम्हें अपनी माँ के हाथों को बहुत ही ध्यान से देखना होगा। अब समय बीतता गया, सर्दियां आ गईं और धूप बहुत जल्दी ढलने लगी। एरेनिला को बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ रहा था क्योंकि दिन छोटे थे। लेकिन तभी अचानक उस पूरे तनाव और जल्दबाजी के बीच एरेनिला ने कहा कि उसके सिर और पीठ में बहुत तेज दर्द है। उसने काम वहीं बीच में ही छोड़ दिया और अपनी बेटी से कहा कि आगे का सारा काम अब वो संभाले। और ठीक उसी पल एक बहुत ही जादुई घटना घटी।
जैसे ही सिंटेला ने काम शुरू किया ना, ऐसा लगा जैसे उसके हाथ बस अपने आप चल रहे हों। एक गजब का फ्लो। उसकी उंगलियां बिल्कुल अपनी माँ की स्पीड और उस बारीकी की नकल कर रही थी। बिना किसी डर, बिना किसी हिचकिचाहट के बर्तन बस अपने आप बनते जा रहे थे। और जब उसने अपना काम खत्म किया तो जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, सिर्फ एक। सिंटिला ने उस दिन अपनी माँ से सिर्फ एक बर्तन कम बनाया था। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, आप समझ रहे हैं। ये रातों रात या यूं कहें कि एक ही दिन में मिली पूर्ण निपुणता है। ये दर्शाता है कि उसने उस दिन कितनी बड़ी और विशाल उपलब्धि हासिल की थी। जाहिर है अपनी इस अविश्वसनीय कामयाबी से वो खुशी से पागल हो रही थी। वो दौड़कर अंदर गई ताकि अपनी माँ को ये सब बता सके। लेकिन घर के अंदर एक अजीब सा गहरा सन्नाटा था। जमीन पर एक निश्चल आकृति पड़ी थी। उसकी माँ एरेनला अब इस दुनिया में नहीं रही थी। सोचिए, सफलता के बिल्कुल शिखर पर पहुंचते ही जीवन का सबसे बड़ा और दिल तोड़ देने वाला नुकसान। अगली सुबह जब एरेनला का अंतिम संस्कार हो रहा था, सेंटिला के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके अंदर दुख तो था ही, लेकिन साथ ही एक बहुत गहरा अपराध बोध भी था। उसने रोते हुए कहा, माँ, मैं ऐसा नहीं चाहती थी, ये सब बस अपने आप हो गया, मुझे माफ कर दो। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे गहरा अर्थ तब समझ में आता है जब ओनुला ने उस कार्यशाला के अंदर झांका। एक तरफ बाईं ओर एरेनला के एकदम परफेक्ट बने हुए बर्तन रखे थे और दूसरी तरफ दाईं ओर सेंटिला के बिल्कुल वैसे ही हूबहू नए बने बर्तन, एकदम समान कतारें। उन्हें देखकर ओनुला को तुरंत एहसास हो गया कि एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक बदलाव यहाँ हो चुका है। एक भयानक त्रासदी की राख से एक नई कुम्हारिन ने जन्म लिया था। पीढ़ियों से चली आ रही वो कला आखिरकार अगली पीढ़ी को सौंप दी गई थी। लेकिन इस पूरी दुनिया में ना केवल और केवल ओनुला ही जानती थी कि इस हुनर को सौंपने की असली और दर्दनाक कीमत आखिर क्या थी। और यही बात हमें आज के इस गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब एक खूबसूरत परंपरा आखिरकार अगली पीढ़ी के हाथों में जाती है, तो उस विरासत का असली बोझ कौन उठाता है? समुदाय की कला को जिंदा रखने की चाह और एक कलाकार के व्यक्तिगत बलिदान के बीच का ये संतुलन सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के हमारे इस विश्लेषण में बस इतना ही। लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन लंबे समय तक आपके जहन में रहेगा।